कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादे में दम हो तो, अगर इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में जुड़े होंगे। ठीक है, तो आज मैं फिर उसी सीरीज को, उसी फिजिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज नए लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करते हैं कि आप लोग पीछे मैंने जो भी पढ़ाए हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से कवर कर लिए होंगे, और कवर नहीं किए हैं तो पहले पीछे का वीडियो जाके कवर कर लीजिए। पीछे का वीडियो कवर कर लीजिएगा तो एक कंटिन्यू, एक नियमित तौर पर, एक निरंतरता के साथ आपको हमारा जो भी नोट्स हो गया, एक क्रमबद्ध तरीके में नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ताकि आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जितने भी क्लास होंगे सारे कवर कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो जाके कवर कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप लोग इस 2-3 माह में अच्छे से मेहनत कर लीजिए। यही 2-3 माह आपके मार्क्स को, आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से अभी तैयारी में लग जाइए जो नहीं लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग हम पे विश्वास किए हैं, तो इस विश्वास को बनाए रखना हमारा दायित्व है। तो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में। पिछले क्लास में मैंने आपको गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताया था, उसकी विशेषता के बारे में बताया था, उसका सबसे पहले परिभाषा बताया था। परिभाषा बदलाने के पश्चात मैं उसका 4 गुणधर्म बताया था, और मैंने बतलाया था कि आपको यदि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते, यदि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करे, तो ये सभी चीजें मैं आपको पिछले क्लास में ही क्लियर कर चुका हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए हुए, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो पूछ लिए जाते हैं, और साथ साथ लघुत्तरीय में भी आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा डीपली और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग बड़ी सरलता पूर्वक आसानी से डील कर सके। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस नए वीडियो में। मैं आपको इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि समतल दर्पण के उपयोग के बारे में मैं बता चुका हूं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊंगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम्पल में भी पूछ लिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को बिल्कुल ही इस सीरीज को अच्छे से कवर कर रहे होंगे, और आगे भी मैं जो भी लेक्चर दूंगा उन सभी को आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बतला दूं, जिसमें मैंने पहला उपयोग के बारे में लिख रखा है कि बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण के पहले उपयोग के बारे में मैं चर्चा करूं तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते वक्त, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाते वक्त ये चेहरा को बड़ा करके देखने के लिए और सीधा करके देखने के लिए किया जाता है, ताकि जो शेविंग करते वक्त जो हानियां हो सकती है, ब्लेड से कटने की जो संभावना रहती है, उस संभावनाओं को टाल करके अच्छे से शेविंग करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी किस दर्पण, तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। फोकस दूरी क्या होता है इसके बारे में मैं चर्चा आगे करूंगा, जब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताऊंगा उसमें आपको चर्चा करूंगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, और समतल दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यतः समतल, आप लोग जो सैलून में जाते होंगे, सैलून में जिस दर्पण को आप लोग देख रहे होते हैं वे सामान्यतः समतल दर्पण ही होते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब दाढ़ी बनाया जाता है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि मनुष्य का जो है सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, और जो अस्तूरा से या ब्लेड से होने वाली जो हानियां होती है उससे वह बचाया जा सके। ठीक है, तो अवतल दर्पण के दूसरा उपयोग के बारे में मैं आपको बता दूं। अवतल दर्पण का दूसरा व सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उपयोग, जो आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा।
तो दूसरा उपयोग के बारे में बता रहा था कि ये दूसरा जो उपयोग है अवतल दर्पण का, ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं और साथ ही साथ लघु उत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं। अब कैसे पूछ लिए जाते हैं तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ कैसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पूछेंगे कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का, गाड़ी जो आगे जो रेड कलर का जो लाइट लगा हुआ था उसी को हेडलाइट कहते हैं आगे का। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में समतल दर्पण लगा, सॉरी समतल दर्पण ही अवतल दर्पण लगा रहता है। और सर्च लाइट क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि बोलेरो या कोई भी 4 जगह की गाड़ी में देखिएगा ऊपर से एक टॉर्च टाइप का लगाया जाता है, बल्ब लाइट लगाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सर्च लाइट कहते हैं। उस लाइट को लगाने का यह उद्देश्य होता है कि अंधेरे में भी गाड़ी का जो है दृश्य क्षेत्र यानी गाड़ी को देखने की क्षमता जो है बढ़ जाए, यानी जो ड्राइवर है वह लंबे दूरी तक देख सके, इसलिए सर्च लाइट का उपयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, परावर्तक सतह के रूप में सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सर्च लाइट में और हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? आपके एग्जामिनेशन में लघु उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं अंधेरे में तो क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है ताकि हम दूर से दूर देख सके और जो होने वाली घटना होगा उससे हम बच सके। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यदि हमारा दृष्टि क्षेत्र रहेगा यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी तक हम देख पाएंगे तो क्या होगा कि हम जो भी घटना होने की संभावना से टल जाएंगे। यदि लाइट का जो दृष्टि क्षेत्र है उसका विजिबल क्षेत्र है यदि उसका कम है तो क्या होगा कि हमें घटना होने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्योंकि आगे यदि लाइट नहीं है और हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हो सकता है आगे कोई आगे आदमी उधर से आ रहे हो, हम उससे जाके टकरा जाए या किसी पेड़ पौधा या कुछ भी हो उससे जाके हम टकरा जाए। तो इसलिए जो है गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अवतल दर्पण का एक गुण होता है, मैंने आपको इससे पहले बता दिया हूं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि अवतल दर्पण के माध्यम से जिन भी किरणों का परावर्तन होता है वो क्या होता है कि अब जैसे ही मान लीजिए ये एक हम यदि टॉर्च ले, इसको एक टॉर्च मान ले और इससे हम लाइट को निकाल रहे हैं, यहाँ इस टॉर्च में अवतल दर्पण को लगा दे, क्या होगा कि अवतल दर्पण जो होंगे वह जो इससे किरण निकलेंगी उसको क्या करेगा? फैला देगा और फैला देगा तो क्या होगा कि हम आसपास की वस्तुओं के, आसपास के रुकावटों के बारे में, आसपास के गड्ढों के बारे में अच्छे से देख पाएंगे और जिससे क्या होगी? हमें दुर्घटना से राहत मिलेगी। तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किरणों को अभिसारित या फैलाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो गाड़ी का ड्राइवर हो उसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ सके। दृष्टि क्षेत्र मतलब उसकी देखने की जो क्षमता होगी वह बढ़ जाए, वह दूर से दूर रखी चीजों को देख पाए। आगे जब वो ड्राइव करेगा तो क्या होगा? आगे से हो सकता है सड़क पर उधर से भी गाड़ी आता हो और इधर से वो जा ही रहे हैं तो क्या होगा कि दूर की गाड़ी को देखने के लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में गुण होता है कि इससे जो भी किरणें निकलते हैं इस दर्पण के टकराने के बाद क्या होता है कि वह किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किरणों को अभिसारित या फैलाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आपके 2 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि घड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप लोग शॉर्ट लाइन में लिख लीजिएगा, घड़ी के हेडलाइट में किरणों को अभिसारित करने के लिए, अभिसारित करने का मतलब होता है किरणों को फैलाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, सेविंग बनाने के लिए अवतल किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेविंग बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग करने के लिए तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको अवतल दर्पण के तीसरे चौथे उपयोग के बारे में बताऊंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अवतल दर्पण के अगले उपयोग के बारे में चर्चा करूंगा। तो अवतल दर्पण के अगले उपयोग है कि आंख, कान, नाक, गले व दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण की सहायता से ही अंगों के उस आंतरिक भाग को भी देख पाता है जो प्रत्यक्षता नहीं देखे जा सकते।
आंख, कान, नाक, गले इत्यादि के जो डॉक्टर होते हैं, जब हमारे आंख, कान, नाक इत्यादि में किसी प्रकार की समस्या होती है, तब आंख, कान, नाक के जो डॉक्टर होते हैं वह एक टॉर्च की सहायता से, एक दर्पण की सहायता से उस आंख, कान, नाक के आंतरिक भाग जैसे ये हमारा कान दिख रहा है, इसके आंतरिक भाग को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला जो आपके एग्जाम चौथा उपयोग दिए गए हैं अवतल दर्पण का, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे पूछेंगे तो मैं आपका इसका फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, इसका प्रारूप बता दे रहा हूँ प्रश्न का। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है ताकि सोलर कुकर में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। अवतल दर्पण में एक गुण होता है, एक विशेष प्रकार का गुण होता है, वे फैली हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फैली हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है? एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम करती है। एक बिंदु, मान लीजिए ये पूरा प्रकाश फैला हुआ, लेकिन इसको हमको एक बिंदु पर एकत्रित करना है, एक बिंदु पर एकत्रित करना है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर 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 तो आप लोग पहचानते ही होंगे। कुकर में क्या होता है कि सामान्य कुकर जिसमें हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो सामान्य कुकर जो होता है उसमें हम गैस के माध्यम से, गैस चूल्हा के माध्यम से खाना बनाते हैं, लेकिन सोलर कुकर में क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की सहायता से खाना बनाया जाता है, उसको हम सोलर कुकर कहते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण की सहायता से फैली हुई सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में सोलर कुकर का प्रयोग क्यों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप लोग लिख लीजिएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण की सहायता से फैली हुई सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर अधिक सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और तब तक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अवतल दर्पण के मैं पांचवें उपयोग के बारे में चर्चा करूं तो अवतल दर्पण का जो पांचवा उपयोग है वह परावर्तक दूरबीन में किया जाता है। परावर्तक दूरबीन को बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो परावर्तक दूरबीन को बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जितने भी उदाहरण थे आप सभी को मैं क्रमबद्ध तरीके से बतला दिया हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को नोट कर लिए होंगे और इसको नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैंने हेडलाइन लिखा था, इससे पहले मैंने बोला था आपको कि अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है और सर्च लाइट में किया जाता है। आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी इसका थोड़ा क्लिष्ट टाइप का है, थोड़ा हार्ड टाइप का है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, खोजबत्ती में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही खोजबत्ती मतलब वही टॉर्च, हाथ वाला टॉर्च। तो हेडलाइट्स यानी अग्रदीप, उसका हिंदी होता है अग्रदीप होता है। अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। खोजबत्ती में किस दर्पण का उपयोग होता है? खोजबत्ती में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा हिंदी भी वहां पे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में हिंदी में चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया हूं, और मैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। ठीक है, विस्तार पूर्वक कहने का मतलब इसका जो भी एग्जाम्पल होंगे उन सभी एग्जाम्पल को मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी अवतल दर्पण के उपयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बन जाए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के पहले उपयोग के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो वाहनों में चालक सीट के बगल में आप लोग देखते होंगे, कोई भी वाहन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, बोलेरो हो, या कोई भी फॉर्च्यूनर हो, कोई भी 4 चक्का गाड़ी हो, 6 चक्का गाड़ी हो, 8 चक्का गाड़ी हो, 10 चक्का गाड़ी हो, तो आप लोग साइड में देखते होंगे एक 2 मीटर लगा रहता है साइड में दोनों बगल से। बाइक में भी 2 मीटर लगा रहता है साइड में।
तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था? वो साइड मिरर में प्रयोग किया था उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का एक गुण होता है उत्तल दर्पण में, वो किरणों को क्या होता है कि फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण में गुण होता है कि आपको मैंने बताया था, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा क्या वस्तु से छोटा बनते हैं। हमेशा कैसा बनते हैं प्रतिबिंब? वस्तु से छोटा बनते हैं। सॉरी, तो मैं बता रहा था कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं? वस्तु से छोटा बनते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं जो हमेशा सीधा होता है वस्तु के सापेक्ष। तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग हमारे वाहन के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट और सर्च लाइट के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप लोग उसमें थोड़ा उसको सुधार कर लीजिएगा। मैंने वहां पे बताया था कि अवतल दर्पण में गुण पाया जाता है, किरणों को फैलाने का गुण पाया जाता है। हालांकि ये गुण होता है उत्तल दर्पण में होता है। सॉरी, उस वक्त मैं मिस्टेक पूर्वक वहां पे बोल दिया था। आप लोग इस चीज का सुधार कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण में गुण होता है किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का। जैसे मैंने अभिसारी किरणों के बारे में बताया था कि जब चारों दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उस किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। तो वही जो होता है अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि किरणों को वह एक बिंदु पर फोकस करने का उसमें क्षमता होता है, जिस कारण उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। यहाँ पे मैंने हेडलाइट और सर्च लाइट का हिंदी भी बताया था। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो उसमें सहूलियत होगा। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग फिर से सही कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं मिस्टेक पूर्वक बोल दिया था कि अवतल दर्पण में गुण पाया जाता है किरणों को फैलाने का। लेकिन यह गुण किसमें पाया जाता है? उत्तल दर्पण में पाया जाता है। उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। और उत्तल दर्पण में यह भी गुण पाया जाता है कि वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनाता है वह छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो चालक होंगे वह पीछे का जो भी वाहन आ रहे होंगे उसको अधिक से अधिक वाहन को देख सके, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और उसमें क्या होता है? किरणों को फैलाने का क्षमता होता है, किरणों को फैलाने का क्षमता होता है, फैलाने का क्षमता होता है। इसका मतलब ड्राइवर का जो पीछे का दृष्टि क्षेत्र होगा यानी देखने का क्षमता होगा, यदि इमेज छोटा बन रहा है तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी छोटा सा दर्पण में पीछे के बड़ा से बड़ा क्षेत्र को ड्राइवर आसानी से देख सकेंगे, जिससे क्या होगा कि होने वाले दुर्घटनाओं से टल जाएंगे। ठीक है, होने वाली दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। इसलिए होने वाले दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है, ताकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पीछे के अधिक से अधिक क्षेत्र को ड्राइवर देख सके। ठीक है, हाँ। और दूसरा है उपयोग गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों व सड़कों पर जो लैंप लगे रहते हैं, लाइट लगे रहते हैं, उसमें परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि वो किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। एक किरणों को क्या करता है? चारों बगल फैलाने का काम करता है। और इसी फैलाने वाले गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी फैलाने वाले गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, जिसके बारे में अगले स्लाइड में चर्चा करूंगा। तो गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके। तो प्रकाश को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस दर्पण के उपयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं 100% दावा करता हूं कि इससे बाहर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज बकायदा कि आप लोग इस चीज को बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पढ़ लें, उसको याद करके अपने स्मरण में रख लें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए उन क्वेश्चन को आप लोग आसानी पूर्वक बिल्कुल सरलता से डील कर सके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, या नहीं तो लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट कर लीजिए। अब मैं अगले स्लाइड के बारे में चलता हूँ। आप लोग यहाँ पे इससे पहले मैंने बता चुका हूँ पिछले के फिजिक्स लेक्चर में, और इस फिजिक्स लेक्चर में भी मैं आपको बार बार चर्चा किया हूँ कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से और लघु उत्तरीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको
इसको एक अलग ही स्लाइड में बतला दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इस चीज को याद रखिए कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। मैंने पिछले सबसे पहला फिजिक्स लेक्चर में आपको बताया था कि अभिसारी किरण के बारे में बताया था, अपसारी किरण के बारे में बताया था। अभिसारी किरण पुंज के बारे में, अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में बताया था कि जब प्रकाश की किरणें चारों बगल से आकर के, चारों दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है, चारों बगल से आकर के चारों दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है, उस किरण पुंज को, उस प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण में एक खास प्रकार का गुण पाया जाता है। कौन सा खास प्रकार गुण पाया जाता है, तो अवतल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण है कि फैली हुई प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर, फैली हुई प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या कर सकती है, तो किसी एक बिंदु पर आपतित कर सकती है, किसी एक बिंदु पर भेज सकती है। यहाँ पे बहुत सारी प्रकाश की किरणें फैली है, यदि हम किसी एक बिंदु पर उस प्रकाश की किरणों को आपतित करवाना चाहते हैं, एक बिंदु पर एकत्रित करवाना चाहते हैं, तो हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में इसी विशेष गुण पाए जाने के कारण अवतल दर्पण क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, मैंने आपको अपसारी किरण के बारे में, अपसारी किरण पुंज के बारे में बताया था, अपसारी प्रकाश पुंज के बारे में बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु स्रोत या किसी एक ही प्रकाश स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को याद रखे होंगे और याद भी होंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में एक विशेष प्रकार का गुण यह है कि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। क्या करता है, इसमें फैलाने का गुण होता है। यदि इन पर उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें यदि पड़ती है, तो ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को चारों बगल फैलाने का काम करता है। इसी कारणवश क्या करता है कि अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को फैलाना, चारों बगल फैलाना, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लैंग्वेज में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। यहाँ हालांकि मैं पूर्णतः लैंग्वेज नहीं दिया, लेकिन आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। किरणों को, कौन सी किरणों को, तो प्रकाश की किरणों को, कौन सी किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का विशेष गुण, विशेष गुण कहने का मतलब ये गुण केवल अवतल दर्पण में ही पाए जाते हैं। तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का विशेष गुण अवतल दर्पण में पाए जाते हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में, चारों बगल, अधिक से अधिक क्षेत्र में चारों बगल फैलाने का विशेष गुण उत्तल दर्पण में पाए जाते हैं, जिस कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग इस चीज को याद करते जाइए। जैसे ही क्लास करते हैं, नोट बनाते होंगे, नोट को अपने नोटबुक में नोट करते होंगे, तो उस चीज को याद करते रहिए और बार बार रिवीजन मोड में रखिए, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को स्मरण में रख सके, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आपको वही चीज काम आएगा, एग्जाम में वही चीज काम आएगा जो आपके स्मरण में होंगे। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक है, बहुत सारा नोट्स है, तो वो चीज आपको धरा का धरा ही रह जाएगा जब तक आप उस चीज को याद ना करें। याद कीजिएगा, तभी आप उस चीज को अच्छे से एग्जाम में लिख पाइएगा। और बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपके जो भी नॉलेज होंगे उनमें क्लियरिटी बनी रहेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।